अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है मोनोटोन सीक्वेंसेस। एक सीक्वेंस को कहेंगे ये मोनोटोन सीक्वेंस है रियल नंबर्स की। सबसे पहले अगर वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है? पहली टर्म दूसरी टर्म के मुकाबले में लेस या पॉसिबली इक्वल, दूसरी टर्म तीसरी टर्म के मुकाबले में लेस या इक्वल, और तीसरी टर्म चौथी टर्म के मुकाबले में लेस या इक्वल, और एक्स एन जो है ये लेस या इक्वल हो एक्स एन। मीन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं टर्म बढ़ती जाएं या फिर पॉसिबल इक्वल रहे या बढ़ती रहे, तो ऐसी सीक्वेंसेस को हम कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है? जैसे जैसे आगे चले हमारे पास ये सीक्वेंसेस कम होती रहें या फिर पॉसिबल इक्वल हो। मीन x1 x2 से बड़ी हो या इक्वल हो, x2 x3 से बड़ी या इक्वल हो, x3 x4 से बड़ी या इक्वल हो, तो ऐसी सीक्वेंस को कहेंगे हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब जो भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो या डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, इसको कहते हैं मोनोटोन सीक्वेंस। अच्छा, ये हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। देखें जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं टर्म कम हो रही हैं। ये तो ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, क्योंकि ना तो बढ़ रही हैं ना कम हो रही हैं, कभी बढ़ रही कभी कम हो रही हैं। सिमिलरली ये मोनोटोन सीक्वेंसेस नहीं है। ये जो सीक्वेंस है पहले तो टर्म कम हो रही है नेक्स्ट बढ़ रही है, तो इस वजह से ये भी इंक्रीजिंग नहीं है और ये डिक्रीजिंग नहीं है, ये भी मोनोटोन नई सीक्वेंसेस हैं। लेकिन ये अल्टीमेटली हैं, पहली कुछ टर्म छोड़ देना, जैसे पहली टर्म 3 यहाँ छोड़ दें तो नेक्स्ट ये बढ़ती जाती हैं, तो ये अल्टीमेटली इंक्रीजिंग है और ये अल्टीमेटली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अच्छा, एक मैं थ्योरम की स्टेटमेंट जस्ट दे रहा हूँ कि कन्वर्जेंस मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या होता है। एक सीक्वेंस जो रियल नंबर्स की होती है इसको कहते हैं कन्वर्जेंट अगर वो मोनोटोन भी हो और साथ बाउंडेड हो। मीन एक सीक्वेंस जो है वो मोनोटोन भी हो और वो बाउंडेड हो, वो कन्वर्जेंट होती है। अगर वो बाउंडेड होने के साथ इंक्रीजिंग हो तो उस सीक्वेंस की लिमिट, अगर आप एक सेट बनाएं जिसके अंदर तमाम सीक्वेंस की टर्म रख दें, वो जो सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है उसकी टर्म रख रहे हैं, तो उसका सुप्रीमम ही उसी सीक्वेंस की लिमिट होती है। दूसरी बात कि ये सीक्वेंस वाई एन जो है ये बाउंडेड होने के साथ डिक्रीजिंग है, तो इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी, आप एक सेट बनाएं जिसके अंदर इस सीक्वेंस की तमाम टर्म रखें, उसका जो इन्फिमम होगा वही इसका लिमिट होगी। ये थ्योरम आपने खुद से कर लेना है, बहुत आसान है। मैं एक एग्जांपल करने लगा हूँ जो अमूमन पेपर में रिपीट होती रहती है, तो इसको देख रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये एक सीक्वेंस गिवन है, कहता है इस सीक्वेंस की पहली टर्म जो है 1 है और बाकी उसने एक रिलेशन दे दी है। मीन एक टर्म और उससे प्रीवियस टर्म का yn+1 इज इक्वल टू 1/4 टू yn+3। तो कहता है प्रूफ करें कि इस सीक्वेंस की लिमिट जो है ना वो 3/2 है। तो y1 हमें गिवन है कि 1 है, y2 हम खुद से निकालने की कोशिश करते हैं। हमने इधर n की जगह 2 पुट किया है तो y2 आ गया 1/4 टू y1+3। यहाँ से y1 की वैल्यू हमने पुट कर दी है तो ये y2 आ गया 5/4। अब मैंने एक गैस लगाया है कि y1 भी 2 से लेस है और y2 भी 2 से लेस है। इसी तरह y3 आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, ये भी आपको 2 से लेस आ रही है। तो मुझे पहली 3 टर्म से ये अंदाज़ा हुआ है कि हो सकता है इस सीक्वेंस की तमाम टर्म 2 से लेस हों। तो हम ये टेस्ट आउट करने के लिए हम इसका कि सारी टर्म क्या इस सीक्वेंस की 2 से लेस हैं, तो हमारी कौन हेल्प करता है? मैथमेटिकल इंडक्शन हेल्प करता है। तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प ले रहे हैं। अच्छा, मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प हम इसमें n की जगह 1 पुट कर रहे हैं, तो y n की जगह 1 पुट किया इधर तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई y1 लेस दैन 2। y1 लेस दैन 2 इस वजह से है क्योंकि हमें y1 पता है 1 है, तो 1 हमेशा 2 से लेस होता है, तो ये रिज़ल्ट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। हम इसी रिज़ल्ट को मान लेंगे फॉर n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है और प्रूफ कर देंगे उसी को बेस बना के k+1 के लिए। तो मैंने इस रिज़ल्ट को मान लिया है कि फॉर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, डैट मीन y k 2 से लेस है। मैंने प्रूफ ये करना है कि रिज़ल्ट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो मैंने n की जगह k+1 पुट किया है, तो ये मैंने प्रूफ करना है। अच्छा, मुझे ये yn+1 पता है, मैंने यहाँ से yk+1 फाइंड आउट किया है और इसमें जहाँ
वाई के था उसको मैंने पता है कि ये 2 से लेस है, मैंने वाई को किधर उठाया और इसकी जगह इसके बड़ा नंबर रख दिया 2, तो ऑफ कोर्स ये साइड इसके मुकाबले में बड़ी हो जाएगी। तो फाइनली वाई के प्लस 1 2 से लेस आ गया, क्योंकि इसका आंसर आता है 7/4 और 7/4 जो है 2 से लेस होता है। डैट मीन वाई के प्लस 1 भी 2 से लेस है। तो n इज इक्वल टू के के लिए हमने सही माना और n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूफ कर दिया। इसका मतलब है ये रिजल्ट इन जनरल होल्ड करता है। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब है ये सीक्वेंस बाउंडेड है। अगर किसी भी सीक्वेंस की तमाम टर्म किसी स्पेसिफिक नंबर से लेस हो तो वो सीक्वेंस बाउंडेड होती है। अब हम ये 2 फिर इसका अपर बाउंड है। अब हम ये शो करेंगे कि ये सीक्वेंस जो है हमारे पास, ये सीक्वेंस जो है ये इंक्रीजिंग भी है। तो इंक्रीजिंग इसको प्रूफ करेंगे। इंक्रीजिंग हमें कैसे पता चला कि ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग कैसे नहीं पता चला, क्योंकि हमें y1 पता है, y2 पता है। y1 है 1, y2 हमने निकाला है 5/4। इसी तरह y3 अगर निकालें तो वो भी बड़ी होगी y2 के मुकाबले में। तो पहली 3 टर्म से हमने गेस लगा दिया है कि शायद ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। लेकिन हम इसको, इंक्रीजिंग का मतलब होता है yn लेस हो yn प्लस 1 से। तो हम इसको देखेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कि वाकई ही yn लेस होता है yn प्लस 1 से। तो देखिए हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन, हमने n की जगह पुट किया है 1 इधर, तो y1 लेस और इक्वल टू y2। ऑफ कोर्स y1 भी पता है, y2 भी पता है, y1 है 1 और y2 है 5/4, तो y1 लेस है, ये ट्रू है। अब हम इसी को मान लेंगे ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। आप इसमें n की जगह k पुट करेंगे, y के आप मान रहे हैं लेस देन वाई के प्लस 1, ये आपने मान लिया और यही रिजल्ट प्रूव करना है फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो ये n की जगह मैं जहाँ था के प्लस 1 पुट कर दिया है। तो ये हमने प्रूफ करना है इसको बेस बना के। तो y के प्लस 1 यहाँ n की जगह k पुट करेंगे तो k प्लस 1 आ जाएगा। इधर मैंने पुट कर दिया है। अब देखें कि ये तो हमें पता है। अच्छा, y के आपने माना हुआ है लेस जो है ये k प्लस y, ये y के प्लस 1 की वैल्यू है। y के आपने माना हुआ है k प्लस 1 से लेस है। y के की जगह मैंने बड़ी वैल्यू लिखी तो y के प्लस 1 इससे लेस हो गया। और ये किसकी वैल्यू है, अगर गिवन से देखें तो k प्लस 2 से लेस है। तो y के प्लस 1 लेस देन हो गया y के प्लस 2। इसका मतलब है ये जो है n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए आपने प्रूफ कर दिया है। तो रिजल्ट इन जनरल ट्रू है, yn लेस है yn प्लस 1 से। डैट मीन सीक्वेंस क्या इंक्रीजिंग है, और इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं ये सीक्वेंस बाउंडेड भी है। तो फाइनली जो सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी हो और बाउंडेड भी हो, तो हमने इससे पहले देखा है वो कन्वर्जेंट होती है और उसकी लिमिट वही होती है जो इस सेट का सुप्रीमम होता है। तो वाई ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। जब कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो उसकी मस्ट लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हम इस सीक्वेंस की जो लिमिट मान रहे हैं खुद से वाई का नाम दे रहे हैं। हम इसकी सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट को वाई का नाम दे रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि इधर दोनों तरफ लिमिट इम्पोज कर रहा हूँ मैं इधर। तो यहाँ लिमिट yn प्लस 1 और इधर लिमिट अंदर चली जाएगी, आपके पास ये लिमिट अंदर आ जाएगी। तो yn प्लस 1 हो या yn, दोनों एक ही केस होता है, दोनों का आंसर y होगा। इधर y पुट कर दी, इसको सॉल्व किया तो y 3/2 इधर पुट करेंगे। डैट मीन जो सीक्वेंस थी उसकी लिमिट 3/2 आपने प्रूव कर दी है। अच्छा, नेक्स्ट आपने e की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस पर भी यही थ्योरम अप्लाई करेंगे। हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो ये सीक्वेंस, इसको मानेंगे सीक्वेंस की nth टर्म, इसको बाउंडेड प्रूफ करेंगे, इंक्रीजिव प्रूफ करेंगे और प्रूव करेंगे कि इसका आंसर भी है वो हमारे पास 2 और 3 के दरमियान आता है। तो ये हमने एक सीक्वेंस ले ली है en, इसको एक्सपेंड किया है तो en बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दिया है। ये en आपके पास आ गया है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया, लिखा है n स्क्वायर से इनको डिवाइड करके ये फॉर्म बन गई है। सिमिलरली हमने इधर
ई एन प्लस वन लिख के इसको भी एक्सपेंड कर दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में ये हमने फाइंड करके जहाँ जहाँ एन था एन प्लस वन लिख दिया है, तो ये हमारे पास इधर से ये ड्राइव हो जाएगी। ठीक है, अब हमने हम इसमें देखा है कि ई एन वाले एक्सप्रेशन में एन प्लस वन टर्म है और ई एन प्लस वन वाले में एन प्लस टू टर्म है। अब देखें ई वन अगर यहाँ से हम लें ना ई वन, तो हमें ई एन की जगह वन पुट करें तो आपको ई की वैल्यू टू मिलेगी, टू लेस और इक्वल टू ई वन। और ई वन ई टू से क्यों लेस है? क्योंकि ई टू में ज़्यादा टर्म होती है, ई वन में एक टर्म होगी, ई टू में दो टर्म होंगी, एक्सपेंशन में तीन टर्म होंगी और ई थ्री में चार होंगी। तो इस वजह से ये रिलेशन बन जाता है। इसका मतलब है ई एन इनके एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अच्छा, अब हम ये शो करेंगे कि ई एन बाउंडेड भी है, तो इसको देखते हैं। पहले ये वन, ये पी ऐसा एक नंबर है वन से लेकर एन तक है। एन जो भी, अगर एन 10 फिक्स कर देते हैं तो पी 1 से 10 तक वैल्यू ले सकता है। तो 1 माइनस पी बाई एन हमेशा लेस होता है 1 से। देखें ना, अगर 1 माइनस यहाँ अगर एन 10 है, पी की वैल्यू 2 रखें, 1 माइनस 2 बाई 10, तो ऑफ कोर्स 1 से आंसर लेस होगा। दूसरी बात, ये एक रिजल्ट नॉन रिजल्ट है कि 2p 1 माइनस लेस और इक्वल टू p फैक्टोरियल होता है। ये दोनों बातें हमें नॉन है, तो यहाँ से इसको उल्टा किया है, ये हमारे पास ड्राइव हो गया है। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इधर ना जहाँ जहाँ आपके पास 2 फैक्टोरियल है मैं लिख दूंगा यहाँ 2, जहाँ 2 फैक्टोरियल है मैं वहाँ लिख दूंगा ये 2 फैक्टोरियल की जगह मैं पुट कर दूंगा 2 पावर 0। ठीक है, और 3 फैक्टोरियल की जगह मैं लिख दूंगा 2 पावर 1। इसी में देखें ना, जहाँ जहाँ 2 फैक्टोरियल मैं इधर पुट कर दूंगा 2 पावर 0, और जहाँ 3 फैक्टोरियल होगा 2 पावर 3 माइनस 1, और इसी तरह 4 फैक्टोरियल होगा जहाँ पर 1/4 फैक्टोरियल उधर मैं लिख दूंगा 1/2 पावर 4 माइनस 1। तो इसी में ये चीज़ें सारी रिप्लेस करेंगे इधर, तो ये कुछ यूँ बन जाएगा। देखें, अब रिलेशन ई एन इससे लेस होगा, क्योंकि इधर हम जो छोटी टर्म उठा के बड़ी लिख रहे हैं, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन जाती है। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनती है, ज्योमेट्रिक वाला फार्मूला लगाएंगे आप, तो यहाँ से जो है टू लेस दैन ई एन और ई एन लेस आ जाएगा 3 से, ई एन इनके दरमियान है। तो इसका मतलब है ये सीक्वेंस बाउंडेड भी है। अब जो सीक्वेंस कन्वर्ज करे और बाउंडेड हो तो वो कन्वर्जेंट होती है और उसकी लिमिट 2 और 3 के दरमियान में होगी। तो ये हमने प्रूव करना था। ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, ये आपने खुद से कर लेने हैं।